Good evening dear student. Today I will discuss NEET Test 06 पेपर एनालिसिस. पेपर में 70% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे थे और 30% जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट या इजी लेवल के. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो क्वेश्चन 46 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 46, द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड. क्या पूछा है? द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड. क्या पूछा है? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स. ओके, तो रेडियस रेशियो कितना है टेट्राहेड्रल वाइड का? 0.225 और 0.414. ओके, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.543. ओके, व्हाट इज टेट्राहेड्रल वाइड? टेट्राहेड्रल वाइड इज फॉर्म बिटवीन 4 एटम्स. ये क्या होगा? फर्स्ट लेयर मान लिया ये ट्रायंगुलर वाइड है, यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रायंगुलर वाइड. ओके, अब इसको कवर करने के आपने क्या कर दिया? फोर्थ एटम को अरेंज कर दिया. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड. ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ये 4 एटम्स है, ये 4 एटम्स है. 1, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3, ये क्या है? 4 एटम्स है. अब क्या कर दिया आपने? 1 एटम अपर साइड में रख दिया. एक रो में इसके 4 कॉर्नर पे 4 एटम रख दिए. एक क्या कर दिया आपने? अपर साइड से. एक क्या कर दिया? बिलो साइड से एटम को रख दिया. ओके, ये स्क्वायर वाइड है. अब इसमें एक अपर एटम रख दिया और उसके पीछे बैक साइड में क्या कर दिया आपने? एक एटम को अरेंज कर दिया. ओके, इसके बैक साइड में एक एटम को यहाँ पे अरेंज कर दिया. ओके, तो देखो विजुलाइज कैसे होगा ये. देखो इसमें कैसे दिखेगा आपको ये आपको इस टाइप से दिखेगा कि ये 4 कॉर्नर के एटम हो गए. 1 एटम क्या होगा? रेड वाला अपर एटम है, जो रेड कलर से शो किया है वो क्या है? अपर एटम है. ये क्या मिलेगा? अपर एटम. और जो डाउन साइड में वो ग्रीन एटम है, तो ये क्या मिलेगा आपको? ग्रीन एटम. तो ये क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड. देखो ये क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड. तो स्क्वायर वाइड को कवर करने के लिए 6 एटम चाहिए. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 एटम. ये क्या हो गया? 2. ये क्या मिलेगा? 3. ये क्या मिलेगा? 4. एक अप है और एक क्या डाउन है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स फॉर्म होगा. इसका रेडियस रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.414. ये क्या होगा? 0.225. आंसर क्या आएगा? 0.543. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 को देखो. क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया उसको देखो. क्वेश्चन नंबर 47, ओके, आपके पास दिया है इन सीजियम क्लोराइड शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ओके, तो क्वेश्चन 47 में देखो आपके पास क्या दिया है? सीजियम क्लोराइड. अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपने पास क्या है? सीजियम, दिस सीजियम ब्रोमाइड. ओके, तो सीजियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या है? बॉडी सेंटर, बीसीसी स्ट्रक्चर है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. स्ट्रक्चर क्या है इसका? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. ओके, बीसी स्ट्रक्चर है. ओके, इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? जो केटायंस है ऑलवेज का रहता है वाइड्स में रहता है. ओके, तो केटायंस का रहेगा वाइड्स में रहेगा और जो एनायंस है वो क्या रहेगा? लेटिस प्लेन पे. क्या रहेगा? प्रेजेंस का रहेगा लेटिस प्लेन में रहेगा एनायंस. ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या है? बॉडी सेंटर. तो क्या रहेगा? जो सीजियम आयंस है वो क्या रहेगा? बॉडी सेंटर पे. तो सीजियम आयंस तो यहाँ पे रहेगा बॉडी सेंटर पे. सीजियम आयंस बॉडी सेंटर पे रहेगा और जो ब्रोमाइड आयंस ऑल कॉर्नर पे रहेंगे. ब्रोमाइड आयंस क्या रहेंगे? ऑल कॉर्नर पे. ओके, तो यहाँ से अगर जो डिस्टेंस है इट इज बॉडी डायगोनल. ये क्या रहेगा? बॉडी डायगोनल डिस्टेंस है. तो यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना है? इट इज बॉडी डायगोनल. ये डिस्टेंस मेरे पास है √3. ये डिस्टेंस है. ओके, ये डिस्टेंस कितना है इसका? मिडिल पोजीशन. तो ये डिस्टेंस यहाँ से अगर डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना मिलेगा? √3a/2 के इक्वल मिलेगा. ओके, तो अब देखो अगर मैं Br से Br, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है कि केटायंस एनायंस का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस चाहिए, नियरेस्ट डिस्टेंस, या एनायंस एनायंस का. तो अगर मैं Br का डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो ये कितना आ रहा है? एज लेंथ a के इक्वल आ रहा है. किसके इक्वल आ रहा है? एज लेंथ a के इक्वल. ओके, तो अगर मैं केटायंस और एनायंस का डिस्टेंस देखूँ तो ये कितना? √3a/2 के इक्वल है. तो मुझे बताओ a और 3/2 को कंपेरिजन करो, किसका वैल्यू लेस है? किसका वैल्यू लेस है? इसका वैल्यू लेस है क्योंकि 1.713 a/2. तो क्या मिलेगा आपको? लेस वैल्यू मिलेगा, 1 से लेस मिलेगा. जबकि ये क्या? 1 वैल्यू है. इसका मतलब नियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सीजियम और ब्रोमाइड आयंस कंसीडर करेंगे. फर्स्ट डिस्टेंस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. क्या है? फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो क्या आ जाएगा इसमें? √3a/2. ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि √3a/2 जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अब मुझे क्या चाहिए इसका? ओके, ये आपसे पूछा डिस्टेंस. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3a/2 इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इसको मैंने x मान लिया,
इंटरनल डिस्टेंस 6 हो गया, एज लेंथ गिवन ही आपके पास कितना दिया है 4.3, तो कितना आ जाएगा 4.3 रूट 2a/2, तो क्या होगा x का वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3.72 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम में आपके पास एज लेंथ गिवन है, कितना दिया है 4.3 एंगस्ट्रॉम। यहाँ सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा फर्स्ट नियर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियर डिस्टेंस सीजियम ब्रोमाइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास रूट 3a/2। अगर उसने पूछा होता सेकेंड नियर डिस्टेंस, देखो यहाँ पे क्या है फर्स्ट नियर डिस्टेंस, तो ये कितना आ गया रूट 3a/2, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 8, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर मैं सेकेंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस, तो ये मिलेगा आपको a के इक्वल मिलेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 6। ओके, तो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ट्रिक देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये a/2 डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिलने वाला है, रूट 3a या रूट 3a/2 डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 8। अगर आपके पास रूट 2a डिस्टेंस है या रूट 2a/2 डिस्टेंस है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मिलेगा। देखो ट्रिक क्या है इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर डिस्टेंस a है या a/2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलने वाला है, अगर रूट 3a या रूट 3a/2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ओके, अगर रूट 2a या रूट 2a/2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, आंसर विल बी ए, आंसर इज करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा 3.72 एंगस्ट्रॉम विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 को देखो, 48 में क्या दिया है, एक्सिस स्ट्रक्चर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज। ओके, क्वेश्चन 48 को देखो, 46 47 48। ओके, आपसे पूछा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय वन एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम कितना है वॉल्यूम 4/3 πr3। ओके, अब एफसीसी में कितने एटम्स हैं, अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहा हूँ तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स कितने रहेंगे, ये आपको रहेंगे कॉर्नर पे एटम रहेंगे, कॉर्नर पे कोई भी स्ट्रक्चर लीजिए तो कैटायंस जो रहेगा वो एनहांस कहाँ रहेगा लैटिस प्लेन पे और फेस सेंटर पे, कहाँ रहेगा लैटिस प्लेन पे और फेस सेंटर पे। ओके, और यहाँ पे चेक कर लो, अगर मैंने यहाँ पे एफसीसी की बात कर रहा हूँ तो एटम कितने रहेंगे, एटम कॉर्नर पे अगर कंपेयर कर लिया मैंने तो यहाँ पे कितना होगा 8 × 1/8, तो एक 1 एटम मिलने वाला, फेस पे कितने 6 × 1/2, तो क्या मिलेगा 3 एटम, टोटल एटम कितना हो गया 4 एटम्स। तो यहाँ पे जो एटम मिलेंगे 4 एटम, मुझे बताओ एफसीसी में एटम कितना इनसाइड क्यूब 4 एटम, 1 एटम का वॉल्यूम कितना 4/3 क्यूब 4/3 πr3, तो 4 एटम का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा 16/3 πr³। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इनसाइड एफसीसी यूनिट सेल कितना रहेगा 4/3 πr³। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आंसर इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन 49 को देखो, 49 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जितने भी सोडियम ब्रोमाइड है पोटेशियम क्लोराइड है ये सभी क्या शो करेंगे, सोडियम पोटेशियम के हैलाइड क्या शो करेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके, अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर, इट इज सिमिलर टू एफसीसी और सीसीपी, दोनों का मतलब सेम ही है, एफसीसी बोले या सीसीपी। फेस सेंटर्ड क्यूबिकल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एफसीसी क्या होता है, सीसीपी लैटिस में पैक्ड होता है। ओके, तो चलो चेक करते हैं। ऑलवेज मैंने कहा अगर हमने केसीएल लिया रॉक सॉल्ट तो कैटायंस क्या है पोटेशियम और ब्रोमाइड क्या है अपने पास, पोटेशियम इज कैटायंस और बीआर क्या है एनायंस है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे पोटेशियम कैटायंस और बीआर क्या है एनायंस है, तो यहाँ पे मुझे कैटायंस कहाँ चाहिए, ऑलवेज व्हाइट्स में, कहाँ चाहिए मुझे कैटायंस व्हाइट में, तो मोर स्टेबल लैटिस बनने के लिए कैटायंस शुड बी इन व्हाइट, और एनायंस कहाँ चाहिए लैटिस प्लेन में चाहिए, लैटिस पॉइंट पे या लैटिस प्लेन में, लैटिस पॉइंट पे चाहिए। ओके, चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ऑलवेज कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो कैटायंस कहाँ रहेगा व्हाइट्स में और एनायंस कहाँ रहेगा लैटिस प्लेन में। ओके, ये रूल है अपने पास। चलो अब डिस्कस करते हैं कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलो तो मैंने यहाँ पे एफसीसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब एफसीसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो आपके पास जो सोडियम आयंस है, एक तो क्या दिया है सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम कैटायंस है और बीआर अपने पास क्या है एनायंस है, सोडियम कैटायंस बीआर क्या है एनायंस है। ओके,
तो मुझे क्या चाहिए, व्हाइट स्क्वायर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा आपके पास, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में सोडियम आयंस कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, व्हाइट्स में, और व्हाइट्स कौन सी रहेगी इसमें, ऑक्टाइडल व्हाइट। कौन सी रहेगी, ऑक्टाइडल व्हाइट। ऑक्टाइडल व्हाइट कहाँ बनती है, एज सेंटर। कहाँ बनेगा, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। कहाँ बनेगा, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर पे बनेगा ऑक्टाइडल व्हाइट। अब देखो ये 6 एटम जो 8 एटम जो अपने पास जो 6 फेस के एटम है, ये 6 फेस मिला के बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाइडल व्हाइट प्रोड्यूस करेगा, ऑक्टाइडल व्हाइट। और कहाँ मिलेगा आपको, टेट्रा। तो सोडियम आयंस कहाँ रहेगा, और एज सेंटर पे रहेगा। जितने भी एजेस है सबके क्या रहेगा, एज सेंटर पे सोडियम आयंस प्रेजेंट होगा। ओके, और कहाँ पे रहेगा, बॉडी सेंटर पे रहेगा। और जो क्लोराइड आयंस है वो कहाँ रहेगा, कॉर्नर प्लस फेस पे, और कॉर्नर पे रहेगा क्लोराइड। ब्रोमाइड आयंस, ये Br दिया तो ब्रोमाइड कहाँ रहेगा, ऑल कॉर्नर पे। तो Br ऑल कॉर्नर पे रहेगा ही रहेगा। इसके भी साइड कहाँ रहेगा, इसके फेस सेंटर पे। कहाँ रहेगा, फेस सेंटर पे रहेगा। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है सपोज 1 नंबर का मुझे कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट करना है। तो 1 एटम कितने एटम से टच कर रहा है, जैसे ये 2 से टच कर रहा है, ये 3 एटम से टच कर रहा है, 4 एटम से टच कर रहा है, 5 से टच कर रहा है, 6 से टच कर रहा है, बट 7 से टच कर रहा है क्या, सराउंडेड तो बट टच नहीं कर रहा। देखो इस 1 से टच कर रहा है क्या, 7 नंबर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो जिस भी एटम का आपको कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट करना होता है वो अदर एटम से टच होना चाहिए। तो ये 7 नंबर टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसको काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पर कैसे फाइंड आउट करना है। देखो अगर मैं सोडियम एटम्स की बात कर रहा हूँ तो सोडियम एटम मैंने यही सोडियम एटम्स ले लिया। देखो सोडियम एटम किससे अटैच है, यहाँ पे Br से अटैच है। इधर क्या है, Br तो 3 एटम दिख रहे हैं, 3 एटम दिख रहे हैं यहाँ पे। सोडियम किससे अटैच है, एक तो Br से अटैच है यहाँ पे, एक Br इधर, एक Br। अब इस रूम के ऊपर एक रूम रख दिया मैंने। ओके, तो ये वाला जो अपने पास प्लेन है इसके ऊपर एक क्या हो जाएगा, Br यहाँ पे अटैच होगा, दिख रहा है सभी। अब ये जो होगा एक इस प्लेन से अटैच होगा, एक इस प्लेन में होगा। ओके, तो ये कितना हो गया Br, ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। ओके, तो 1 सोडियम आयंस 3 इधर है। वैसे ही क्या होगा, ये जो कॉर्नर पे इसके ऊपर एक रूम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r इसके ऊपर आएगा तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अब सोडियम को चेक करते हैं, सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही सेम आना चाहिए। ब्रोमाइड का देखो ये कितना है अपने पास, सोडियम आयंस यहाँ प्रेजेंट है, ये टच हो रहा है इससे, ये सोडियम आयंस से टच हो रहा है, सोडियम टच हो रहा है, सोडियम तो 3 टच हो रहा है। अब इसको आगे बढ़ा दो, एक रूम इसके नीचे रख दिया तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयंस यहाँ पे टच हो गया, एक सोडियम आयंस यहाँ टच हो गया, एक सोडियम आयंस यहाँ टच हो गया, तो कितने टच हो रहा है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6 हो जाएगा। ओके, रॉक सॉल्ट में क्या है, केटायंस एनायंस दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 में प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे यहाँ पे 3 दिया है वैसे ऊपर रहेंगे, जैसे यहाँ पे 3 सोडियम है वैसे इस प्लेन में 3 सोडियम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6:6। ओके, तो कोऑर्डिनेशन वाइज केटायंस एनायंस विल बी 6। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 49 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 49 50 को देखो, क्वेश्चन 50 में क्या दिया है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसमें क्या पूछा है, इन विच केस वांट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम। क्या पूछा है, इन विच केस वांट ऑफ फैक्टर विल बी मैक्सिमम। तो सबसे पहले मुझे आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आई इज वांट ऑफ फैक्टर, आई क्या है अपने पास, वांट ऑफ फैक्टर है। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है ये आई, हाउ टू कैलकुलेट फॉर डिसोसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट फॉर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा क्या है, i माइनस 1 n माइनस 1, ये फॉर्मूला है मेरे पास डिसोसिएशन के लिए। ओके, चलो लेट अस डिस्कस सभी ऑप्शन में क्या देखते हैं। KCl में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 2, जब इसको आयनाइज कर दो 1 पोटेशियम प्लस क्या मिलेगा 1 से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 आ गया। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना दिया, अल्फा कितना दिया इसका 50%, मतलब 50/100, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब वैल्यू पुट करो, ये कितना हो गया 1/2। आई मुझे फाइंड आउट का नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ये कितना मिलेगा आपको 1.5। आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5, ये हाफ हो गया प्लस ये क्या होगा 8 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 + 1/2, कितना मिलेगा 1.5। देखो इसका कितना है इसलिए 1.5। चलो सेकंड के चेक करते हैं K2SO4 के लिए, ठीक है। अब इसको देखो K2SO4 में चेक करना है, तो इसलिए अल्फा का वैल्यू कितना है 40%, कितना दिया अल्फा का वैल्यू 40% गिवन है K2SO4। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है इसके लिए 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 3। अब अप्लाई करो यहाँ पे, ये कितना हो गया 40, तो 0.4 हो गया 40/100।
आई माइनस वन, एन कितने पार्टिकल 3, 3 माइनस वन तो कितना हो गया 2, तो आई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 1.8, कितना आ गया इसके लिए 1.8। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, SnCl4, ये क्या दिया SnCl4 दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है इसमें 4 है, 4 क्लोराइड और 1 क्या रहेगा SN के। अब क्या अप्लाई करो इसके लिए, कितना आ रहा है आई माइनस वन, तो आई का वैल्यू अब ये तो दिया ही अल्फा, अल्फा कितना दिया इसके लिए 20%, 0.2 आई माइनस वन एन माइनस वन, तो 5 माइनस वन तो कितना मिलेगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो इसके लिए भी आई का वैल्यू कितना आ रहा है 1.8, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, और इसके लिए कितना है 1.5 है। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम किस में रहेगा वो चेक करते हैं। ओके अब देखो इसमें मैक्सिमम किसके लिए होगा वो चेक करते हैं, फेरिक क्लोराइड, किसकी बात करेंगे फेरिक क्लोराइड के लिए। तो यहाँ पे देखो कितने पार्टिकल है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है। अब अल्फा क्या होता है आई माइनस वन एन माइनस वन, ओके अल्फा कितना दिया 30%, तो कितना हो गया 0.3, ये क्या होगा आई माइनस वन, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 4, 4 माइनस वन कितना हो गया 3, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.9, इसका मतलब सबसे ज्यादा किस में आ रहा है फेरिक क्लोराइड में आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया देखो ध्यान से, क्वेश्चन 51 में अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपने अटैच कर दिया एसएमपी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या रहेगा ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव, ओके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, only solvent molecules can move through SPM, okay सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। अब पहले सॉल्यूशन में क्या दिया फेरिक क्लोराइड, पहले में क्या दिया फेरिक क्लोराइड, ओके यहाँ पे आपके पास दिया है सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड, और यहाँ पे दिया 0.2 m कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो आपके पास गिवन है K4FeCl6 का सॉल्यूशन दिया है, ओके। अब पूछा है बी ब्लू कलर फॉर्म इन विच X and Y in which flask ब्लू कलर सॉल्यूशन ब्लू फॉर्म, तो मुझे बताओ एसएमपी में से क्या मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है फेरिक क्लोराइड या वाटर, यहाँ पे भी क्या वाटर मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कितना दिया 0.4 है, ओके तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लेस है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, ओके तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे ऑब्वियस इट मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन साइड, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेट, और यहाँ क्या लेस कंसंट्रेट है, तो लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या चाहता है मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन को भी अपने जैसे बनाना चाहता है, मतलब लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता है, ओके तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली मूव, तो ब्लू कलर फॉर्म होगा क्या नहीं, जब तक ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे फेरिक क्लोराइड या K4FeCl6 तब तक कलर विजिबल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा नो कलर विल बी फॉर्म, ब्लू कलर डज नॉट फॉर्म, ओके तो क्या मिलेगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, क्या जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 52 पे आते हैं, क्वेश्चन 52 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 52 में आपके पास गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टू स्टेटमेंट पूछा है, क्या है टू स्टेटमेंट, ओके तो सबसे पहले पूछा है आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक, ये भी क्या रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी सेम। हाउ टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है पाई इज इक्वल टू ICRT, ओके तो वन बाय वन सभी के कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके पहले सॉल्यूशन में सुक्रोज का बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा सेम टेम्परेचर, सब में क्या है RT कांस्टेंट रख दिया, तो क्या आ जाएगा I into C रखना है मुझे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन और RT दोनों में कॉमन है, इसमें भी क्या रहना है 1 मोलर, और टेम्परेचर सब में कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली डिपेंड ऑन वन टॉप फैक्टर, ओके टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन क्या इक्विमोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है वन टॉप फैक्टर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ही ज्यादा है उसका क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। चलो सुक्रोज सॉल्यूशन की देखते हैं, तो कितना है वन टॉप फैक्टर का वैल्यू, I का वैल्यू कितना है इसके 1 है, ओके अब सेकंड सॉल्यूशन में देखते हैं, सुक्रोज हो गया, सेकंड सॉल्यूशन क्या दिया आपके पास KCl, अब ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे KCl के लिए चाहिए, ओके यहाँ पे I का वैल्यू कितना है इसके लिए 2 है, ओके अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दिया बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड की जब बात करूंगा तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है नंबर ऑफ आयंस भी कितना प्रोड्यूस करेगा ये 2, तो मान लो इसको अगर 2 मान लिया मैं तो कितना आ जाएगा 3,
अब इसको देखो, अमोनियम फास्फेट, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अमोनियम फास्फेट, ओके, यहाँ पे आयंस कितना मिलेगा 4। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कौन करेगा, इसका वांटा फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है सबका इक्विमोलर और टेम्परेचर भी क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब आई केवल डिफरेंट होगा, सीआरटी सब पे कांस्टेंट हो गए, तो किससे डिफाइन करेंगे, वांटा फैक्टर, जिसका आई ज्यादा उसका क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। इसका मतलब हो गया कि जो 4 ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1 2 और 3, तीनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा, ज्यादा को क्या बोलते हैं हाइपर, लेस को क्या बोलते हैं हाइपो। इसका मतलब क्या, हाइपरटोनिक, ये क्या बन जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये क्या बन जाएंगे हाइपोटोनिक, ये क्या बन जाएंगे, हाइपो का मतलब लेस, तो क्या बन जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये बन जाएगा हाइपोटोनिक, ये क्या बन जाएगा हाइपरटोनिक। ओके, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 53 को देखो, 53 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 53। पूछा आपसे द मोल फ्रैक्शन रेशियो इन वेपर फेज, ओके, क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन रेशियो इन वेपर फेज, हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनटू क्या हो जाएगा पीबी डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, इट इज मोल फ्रैक्शन रेशियो इन वेपर फेज, ये क्या मिलेगा वेपर फेज, हाउ टू, ये क्या है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। ओके, अब मुझे राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताओ टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P नॉट A into XA प्लस क्या बन जाएगा P नॉट B into XB। ओके, XA प्लस XB क्या होता है, XA प्लस XB किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो XB का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस XA के इक्वल हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या मिलने वाला है आपको, P नॉट A XA प्लस क्या मिलेगा P नॉट B 1 माइनस XA। अब इसको मल्टीप्लाई करो इधर, तो इधर क्या मिलेगा P नॉट A into XA प्लस क्या मिलेगा P नॉट B माइनस P नॉट B into XA। ओके, अब इसमें कॉमन निकालो, P नॉट A यहाँ पे भी है, XA यहाँ पे भी, XA यहाँ पे भी, इस टर्म से कॉमन निकालो, तो क्या निकाल सकता हूँ मैं, XA कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या मिलेगा P नॉट A माइनस P नॉट B। ओके, इन दोनों टर्म में मैंने XA को कॉमन निकाले, तो यहाँ पे क्या बचने वाला ओनली P नॉट B बचेगा, क्या मिलेगा P नॉट B। ओके, टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर गिवन है। अब टोटल प्रेशर का वैल्यू गिवन है, वो कितना दिया आपके पास 120, ये कितना दिया 120। XA का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ओके, P नॉट A का वैल्यू कितना दिया 150 बेंजीन के लिए, और ये कितना दिया 50, ये कितना दिया 50, ये कितना हो गया 150 माइनस 50 इज 100, तो ये कितना मिलेगा XA इनटू क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे क्या मिलेगा 50, यहाँ पे क्या मिलेगा 50 इधर 120, तो इसको माइनस करो तो कितना मिलेगा 70, ये क्या मिलेगा XA इनटू कितना हो जाएगा 100, तो इसका XA का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, ये कितना XA कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया 0.7। दैट मींस ये हो गया कि आपका जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज वो कितना आ गया आपके पास 0.7 आ गया, ये कितना आ गया 0.7, तो XB कितना रहेगा 0.3, दोनों मिला के सम कितना होता है 1 के इक्वल। इसका मतलब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन रेशियो मुझे आ गया, बट लिक्विड फेज में पूछा है क्या आपसे, नहीं, किसमें पूछा है वेपर फेज में, और वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ, तो यहाँ पे आप जो कैलकुलेट करोगे ये अपने पास वेपर फेज, तो P नॉट A कितना 150, मोल फ्रैक्शन ए क्या होता है इसके इक्वल होता है P नॉट A into XA, तो P नॉट A 150 है, और ये कितना हो गया 0.7 डिवाइड बाय कितना होगा 120, मुझे XB कैलकुलेट करना, तो ये कितना हो गया मेरे पास P नॉट कितना दिया 1, सॉरी ये दिया 50, मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इसका 0.3, क्योंकि ये किसके इक्वल है P नॉट B into XB के इक्वल है डिवाइड बाय 120। ओके, अब इसका रेशियो चाहिए मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन रेशियो XA अपॉन XB, तो क्या लिख सकता हूँ सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ये अपने पास रेशियो दो, टोटल प्रेशर क्या होगा कैलकुलेट, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 0.7, और ये कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये कितना हो गया 105, और ये कितना 50, तो कितना आ जाएगा 7:1, कितना डिवाइड होगा 105 7 टाइम्स से डिवाइड होगा, क्या आएगा 7:1। तो वेपर फेज में पूछा तो कितना आ जाएगा 7:1, अगर लिक्विड फेज में पूछा होता तो रेशियो क्या आता 3:1, ये लिक्विड फेज में आता, बट लिक्विड फेज में पूछा है क्या आपसे, किसमें पूछा है वेपर फेज, तो याद रखना वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे, और लिक्विड फेज में राउल्ट लॉ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 7:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 को देखो, क्वेश्चन 54 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 54। ओके, तो कुछ है नंबर ऑफ कूलम्स चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 12.3 नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ओके,
आपके पास यहाँ पे दिया नाइट्रोबेंजीन, क्या दिया है यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन टू कन्वर्जन ऑफ एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, एनिलीन में। इसका मोलर मास कितना है 123 ग्राम पर मोल। ओके, इसका अमाउंट कितना दिया है 12.3, तो मोल कितना आ जाएगा इसका 0.1 मोल आ गया इसका। ओके, अब आपको बताना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हो। ओके, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे समझो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या दिया डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड से अटैच है, 2 बॉन्ड से। जितना बॉन्ड से अटैच है उतना नेगेटिव चार्ज लगा दो। ड्यू टू दिस बॉन्ड इस पे चार्ज क्या होगा +2। ओके, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब मेटल आयंस डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, तो कितना हो जाएगा -2, इसके वजह से क्या आ जाएगा +2। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, उस पे चार्ज क्या आएगा -1, उस पे चार्ज क्या आएगा +1। अब टोटल देखो कितना हो गया +4 -1, तो क्या मिलेगा +3। अब ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये नाइट्रोजन इधर क्या हाइड्रोजन, इधर भी क्या हाइड्रोजन है। अब मुझे ऑक्सीडेशन पर फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे क्या है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, तो क्या होगा -1 ड्यू टू +1, ये भी आ जाएगा +1 -1। अब नाइट्रोजन कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा +1 +1 +1 +1, ये क्या होगा -3। तो देखो यहाँ से +3 से कहा जा रहा है, -3 में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है +3 से -3 में। ओके, तो अब मुझे कहा +3 से अगर -3 में जा रहा है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब है कि अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल्स को रिडक्शन करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन, मुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, गेन करेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितना चाहिए मुझे 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर, तो इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर कितने होंगे Na × 6 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब जाकर रिडक्शन होगा। ओके, तो इसका मतलब आपसे पूछा क्या है 0.1 मोल में पूछा है, किससे पूछा है 0.1 मोल में। 0.1 में कितना हो गया 0.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 0.6। और ये क्या होता है चार्ज प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे, किसके इक्वल होता है 1 फेराडे के इक्वल। व्हाट इज 1 फेराडे, 1 फेराडे का सिंपल सा मीनिंग है अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को रखा है तो उसका जो चार्ज का अमाउंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 फेराडे के इक्वल। तो कितना आ जाएगा 1 फेराडे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं 6.023 10⁻⁴ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है -90, इसको सॉल्व करो आ जाएगा 96500 कूलम्स। ओके, कितना चार्ज आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 96500, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 57900 कूलम्स। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कौन से क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन 55 में दिया है सॉल्ट दिया है XYZ, क्या दिया है सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके पास दिया सॉल्ट X, इधर क्या दिया Y, इधर क्या दिया Z दिया है। ओके, अब इसके अमाउंट भी गिवन, इसका अमाउंट कितना दिया है 4.2 ग्राम, इसका अमाउंट कितना दिया आपके पास 5.4 ग्राम अमाउंट गिवन है, और Z का अमाउंट कितना गिवन है 19.2 ग्राम गिवन है। ओके, इसके मोलर मास भी गिवन, इसका मास कितना है 7 एटॉमिक मास, इसका मास कितना दिया है 27, और इसका मास जो गिवन है वो कितना आपके पास 64, कितना मास गिवन है इसका 64 गिवन है। ओके, अब आपसे पूछा है सेम चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन में मैंने सेम चार्ज को पास किया, इसका मतलब कि सेम चार्ज को पास किया, सेम चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन सेम चार्ज को पास किया, तो रेशियो ऑफ देयर वैलेंसी विल बी, उसका एन फैक्टर वैलेंस फैक्टर का रेशियो पूछा है। ओके, तो मुझे तो फॉर्मूला पहले क्या बताओ, W किसके इक्वल है, W अपॉन E क्या होता है Q/F के इक्वल फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज E क्या होता है, एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर, एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते 1 by 1, वेट कितना दिया है 4.2, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास, मोलर मास कितना है 7, और मैंने इसका एन फैक्टर x मान दिया, इसका एन फैक्टर क्या मान दिया मैंने, तो इसका एन फैक्टर को एन फैक्टर मैंने मान दिया x का एन फैक्टर। ओके, अब वैसे सिमिलर इसके लिए कैलकुलेट करो, ये अमाउंट कितना दिया 5.4,
ओके, क्योंकि आपने क्या किया, सेम चार्ज पास कर, सब में क्या है क्यू बाई एफ का वैल्यू सेम पास कर, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5.4, इसका मास कितना है 27, बाय एन फैक्टर किसका हो जाएगा y की, किसके लिए हो जाएगा y। अब रेशियो देखो कितना आ जाएगा 19.2, इधर कितना है इसका मास 64 है, डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना हो जाएगा z। ओके, अब रेशियो नहीं कैलकुलेट करना, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 0.6, 1/10 को कॉमन निकल 1/6, ये क्या मिलेगा आपको 1/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3। अब इसका एलसीएम निकाल लो, एन फैक्टर का रेशियो चाहिए ना मुझे, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये आएगा 1/6, कितना मिलेगा आपको 1/6, ये 1/2, 1/3। अब इसका एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा 6, तो चेक करो इससे कितना आ जाएगा 1/, ये क्या मिलेगा आपको 3, और ये क्या मिलेगा 2 रेशियो में। तो चेक कर लो 1, 3 और 2 रेशियो, सिंपल रेशियो एलसीएम निकालने पर जो वैल्यू आएगा वो क्या शो करेगा, सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। तो एन फैक्टर का रेशियो कितना आएगा 1:3:2 रेशियो आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 55, ओके 56 में देखो क्या दिया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन 56 को। ओके, आपको रिडक्शन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है, ये जिंक मेटल है और एक कॉपर +2 है, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक कॉपर क्या होगा रिड्यूस होगा, जो सॉलिड है सॉलिड ये क्या रहेगा कॉपर से कॉपर सॉलिड, और ये क्या रहेगा एक्वस। ओके, जो एक्वस है उसका एक्टिव मास चेंज होगा, जो सॉलिड है उसका एक्टिव मास क्या रहेगा यूनिटी। एक्टिव मास फॉर सॉलिड क्या रखेगा ऑलवेज यूनिटी, सॉलिड के लिए एक्टिव मास क्या रखना है, एक्टिव मास ऑलवेज यूनिटी, क्या रखना है इसके लिए यूनिटी रखना है, 1 रखना है सॉलिड के लिए। ओके, मुझे नॉट से इक्वेशन बताओ, इसके लिए क्या लिखेंगे, ई सेन इक्वल टू क्या लिखोगा ई नॉट सेन माइनस 0.06 बाय एन क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 2, एन का वैल्यू कितना रखना है 2, ई नॉट का वैल्यू गिवन ही आपके पास, ई नॉट का वैल्यू कितना गिवन है, तो जो ग्राफ दिया है वो ये आपके पास ग्राफ गिवन है, ई सेन कि अपने पास y एक्सिस पे दिया है और x एक्सिस पे क्या दिया log Zn+2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 कंसंट्रेशन। इसको y से कंपेयर करो, y = क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा mx प्लस क्या हो जाएगा c। इंटरसेप्ट का जो वैल्यू दिया है, इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट का जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे वो दिया है 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। दैट मींस क्या हो गया, यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू दिया, ई नॉट का वैल्यू किसके इक्वल है इंटरसेप्ट के इक्वल, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया 1.10 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा -0.03। स्लोप कैसे जाएगा डाउन साइड में, तो डाउन साइड में स्लोप जाएगा इसका, ये तो इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव और स्लोप कैसे जाएगा डाउन साइड में। ओके, डाउनवर्ड साइड में जाएगा, तो एम का वैल्यू कितना है -0.03। ओके, नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना है 2 है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन दिया ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ग्राफ से इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि सी नॉट का जो वैल्यू है आपके पास इंटरसेप्ट वो कितना है 1.10 वोल्ट के इक्वल है और स्लोप ऑफ द कर्व कितना है 0.03 ये गिवन है। अब यहाँ से ई नॉट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है ई नॉट, कंसंट्रेशन भी गिवन है आपके पास, जिंक कंसंट्रेशन कितना दिया 0.1 और कॉपर कंसंट्रेशन कितना दिया आपके पास, कॉपर कंसंट्रेशन इज गिवन 0.01, कितना दिया 0.01। ओके, सॉल्व करो इसको, ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट कितना हो गया 1.10, ये कितना हो गया 0.03 और इधर क्या आ जाएगा log 100 है, ऊपर जाके क्या बनेगा 10 बन जाएगा, ये 10 to the power -2 के इक्वल है और ये कितना है 10 to the power -1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 100 -1 तो log 10, log 10 कितना है log 10 बेस कितना होता है 10 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 हो गया, इसको माइनस कर दो 1.10 में से 0.03 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1.07 के अप्रॉक्स, ये आ जाएगा 1.07 वोल्ट। ये नॉट सेल पोटेंशियल वैल्यू, ये सेल पोटेंशियल कितना मिलेगा 1.07 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 में क्या दिया, 56 हो गया, आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 57 में देखो 57 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 57 में दिया आपके पास reduction of copper +2 gain of 2 electron to formation of copper। ओके, ये दिया, इसके ई नॉट का वैल्यू गिवन है, ई नॉट सेल कितना गिवन है इसके लिए
और ई नॉट सेल फॉर रिडक्शन ही गिवन है, ई नॉट सेल फॉर रिडक्शन +2 से +2 के लिए जो गिवन है वो कितना दिया है 0.34 वोल्ट, कितना दिया है 0.34 वोल्ट, ये गिवन है। और क्या क्या दिया आपके पास, केएसपी दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड के केएसपी का वैल्यू गिवन है, वो कितना दिया है 1 × 10⁻⁻19 के ऑर्डर का दिया, 1 × 10⁻⁻19 के ऑर्डर का केएसपी का वैल्यू गिवन है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, आपसे पूछा क्या है रिडक्शन पोटेंशियल pH14, तो pH14 पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ई सेल फॉर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी, ई कितना होगा फाइंड आउट करना होगा। तो नॉट्स इक्वेशन लिखो इसके, तो अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 बाय एन इंटू क्या आ जाएगा लॉग कॉपर एक्टिव मास क्या रखें सॉलिड का यूनिटी, और एक्वस का एक्टिव मास रखना है कॉपर +2 कंसंट्रेशन, ये मुझे चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांसफर टर्म कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसमें। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन ही है, आपको फाइंड आउट क्या चाहिए इसमें, ई नॉट फाइंड आउट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, आपको कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 गिवन नहीं है। अब देखो ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए अदर कोई पैरामीटर दिया है क्या जिसके थ्रू आप कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीएच दिया है, अगर पीएच 14 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना हो गया 10⁻⁻14, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इसमें 1, क्योंकि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ये कितना होगा -14 के इक्वल है, H पॉजिटिव कितना है -14, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना मिलेगा -14 डिवाइड बाय -14 क्या मिलेगा 1, ये मिलेगा आपको 1 के इक्वल, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन कितना हो गया 1, मतलब pH14 प्रोड्यूस करने के लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड कंट्रीब्यूट करके कंसंट्रेशन 1 कंट्रीब्यूट करके क्या बना रहे हैं pH14 फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब आपको जो पूछा है उसको ध्यान से देखो, KSP गिवन है। ओके, तो KSP अगर मैं कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करूं, KSP कैसे कैलकुलेट करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 प्लस क्या मिलेगा 2 हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे KSP का वैल्यू गिवन है, कितना दिया 1 × 10⁻⁻19, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयंस इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन कितना है 1 है, 2 हाइड्रोक्साइड मिला के pH14 प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोक्साइड कंट्रीब्यूट होकर pH कितना बना रहा है 14, तो कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड होगा 2 हाइड्रोक्साइड का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 मोलर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका मतलब कॉपर का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो गया KSP के इक्वल हो गया, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या आ जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.03, और यहाँ पे क्या मिलेगा लॉग कंसंट्रेशन कितना आ गया 1 × 10⁻⁻19 को ऊपर लेके तो क्या आ जाएगा +90, ये क्या मिलेगा 0.34 माइनस 0.03 इंटू क्या मिलेगा लॉग 10⁻⁹। अब एक रूल पढ़ाया सभी ने, लॉग n की पावर n तो क्या लिख सकते हैं n log के लिख सकते हैं, इसको m के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.34 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 90, ये log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 0.034 माइनस 0.57, तो कितना आ जाएगा -22 वोल्ट के पास, कितना आ जाएगा -22 वोल्ट। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.22 वोल्ट के अप्रॉक्स आ जाएगा। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन इज करेक्ट, नेगेटिव में आएगा -2, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन है तो क्या मिलेगा -2 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन 58 को देखो, 58 में क्या दिया है, क्वेश्चन 58 में आपके पास गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आएगा नहीं कैसे सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखना। आपके पास गिवन है द पीएच ऑफ, पीएच फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है पीएच, किसके लिए फाइंड आउट करना है सोडियम क्लोराइड के लिए, और क्या क्या दिया इसके लिए 0.5 लीटर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, और मोलिटी कितना दिया इसका 1 मोलर, क्या दिया इसके मोलिटी 1 मोलर। ओके, और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस Q कितना दिया आपके पास, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है, I का वैल्यू कितना दिया आपके पास 5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, टाइम कितना दिया है 965 सेकंड के लिए। ओके, तो इनिशियल में आपके पास दिस कंसंट्रेशन है, जब इतने एम्पियर की करंट इतने टाइम तक पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन रिमेनिंग रहेगा सोडियम क्लोराइड में आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, उस सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना है। मान लो आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, एक कैथोड लिया, एनोड लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया, नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा एनोड, ये क्या बनेगा नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, और ये क्या बन जाएगा आपके पास एनोड बन जाएगा, क्या बन जाएगा एनोड। अब यहीं से पहले मोल निकालो कि इनिशियल में मोल कितने हैं। ओके, तो मोलिटी का फॉर्मूला है कि स्टेप फर्स्ट में देखो कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या चाहिए मोलैरिटी, तो फॉर्मूला क्या है मोलिटी, एन का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। अब मोलिटी कितना दिया इसका 1 मोलर है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना हो गया 0.5,
मतलब इनिशियल में मोल कितने 0.5। इसका मतलब ये हो गया कि आप जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया था तब सोडियम क्लोराइड के मोल कितने इनिशियल में 0.5 मोल। मतलब इनिशियल जो अपने पास मोल है सोडियम क्लोराइड के वो कितने हैं, सोडियम क्लोराइड के 0.5 मोल है। कितने मोल है 0.5 मोल। ओके, अब कुछ टाइम के बाद क्या किया आपने, इसमें 5 एम्पियर की करंट 965 सेकंड के लिए फ्लो किया। ओके, तो कुछ इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस में देखते हैं कि क्या करेंगे। स्टेप सेकंड में देखो, स्टेप सेकंड में क्या होगा, जब हम सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वाटर भी आयनाइज होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सोडियम प्लस क्या मिलेगा क्लोराइड, और वाटर आयनाइज होकर क्या मिलेगा H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा OH नेगेटिव। इन दोनों में कंपटीशन होगा। ओके, कंपटीशन कैसे होगा उसको देखो, जो सोडियम आयंस है, ओके, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस है, तो ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है नेगेटिव, तो अपोजिट आयंस माइग्रेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बिलो एलिमेंट है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिलो एलिमेंट फर्स्ट माइग्रेट टुवर्ड कैथोड। इन दोनों बताओ फर्स्ट माइग्रेट कौन करेगा कैथोड की तरफ, सोडियम माइग्रेट करेगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में H पॉजिटिव क्या है, तो H पॉजिटिव कैथोड पे डिपॉजिट होगा। रिमेनिंग सॉल्यूशन में बचा क्या है, सोडियम आयंस बचा है। क्या बचा है, सोडियम। अब मुझे बताओ इन एनायंस, एनायंस में क्या होगा, अपर एलिमेंट, अपर एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम और H पॉजिटिव में क्या है, बिलो एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, तो कहा जाएगा कैथोड पे। ओके, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एनोड पे कौन जाएगा, एनायंस। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बचा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो भी पीएच प्रोड्यूस करेगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो बचा क्या है, बेस बचा है लास्ट में आपके पास। ओके, तो यहाँ का मतलब पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सोडियम क्लोराइड के लिए जो पीएच होगा 7 से ज्यादा होगा। ओके, पहले क्या आपके पास है पीओएच मिलेगा, पहले क्या मिलेगा पीओएच, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है। तो आप मुझे बताओ इनिशियल मोल कितना है 0.5 मोल, इनिशियल मोल कितने आ गए 0.5। आप आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हाउ मेनी मोल डिपॉजिटेड कैथोड। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में कैलकुलेट करोगे आप W/E क्या हो जाएगा, Q/F के इक्वल है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू के लिख सकता है एन फैक्टर, ये क्या जाएगा Q/F के इक्वल। और गिवन वेट बाय मोलर मास क्या होता है मोल, ये फॉर्मूले को मॉडिफाइड तो मोल इनटू एन फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, Q/F के इक्वल हो गया। इसका मतलब है गिवन वेट बाय मोलर मास को मोल लिख सकता हूं, एन फैक्टर Q/F के इक्वल हो गया। ओके, अब मुझे डिपॉजिट करना है हाउ मेनी मोल डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 965 टाइम के लिए कितना होगा 5 एम्पीयर करंट इज पास थ्रू सॉल्यूशन। ओके, तो मोल कैलकुलेट करना, मोल कैलकुलेट करना, एन फैक्टर कितना है सोडियम क्लोराइड का 1 है। आई क्या होता है Q = I × T, आई कितना दिया है 965 टाइम दिया है और आई कितना दिया 5 एम्पीयर करंट। ओके, और यहाँ पे कितना 96500 फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ये 9650 से कैंसिल आउट हो गया, तो मोल कितने आगे मेरे पास 5 × 10⁻²। इसका मतलब है कि आपने जो भी इनिशियल मोल लिए थे कितने मोल कैथोड पे डिपॉजिट हो गए, तो रिमेनिंग बचे कितने हैं, अब कैलकुलेट कर लो, रिमेनिंग मोल कैलकुलेट कर लो। अब क्या करना है आपको, रिमेनिंग मोल। ओके, तो स्टेप फोर्थ में क्या करोगे आप, स्टेप फोर्थ में रिमेनिंग मोल कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इनिशियल मोल कितना था 0.5, अब डिपॉजिट कितना हो गया 5 × 10⁻²। तो रिमेनिंग मोल कितना मिलेगा, माइनस कर दो, ये कितना हो गया 0.5 और ये कितना हो गया 0.05, तो कितना हो गया डेसिमल 0 तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है मिलेगा 4, तो 0.45। तो इनमें आपको जो मोल मिलेंगे वो कितना मिलेगा 0.45 मोल मिलेंगे। ओके, तो अब रिमेनिंग मोल इतना आगे मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग सॉल्यूशन में कितना बचा है 0.54 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम 5 लीटर। ओके, ये कितना हो जाएगा आपके पास 45 10⁻⁻ कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 9 × 10⁻⁻2, कितना हो गया 9 × 10⁻⁻2 के ऑर्डर का आ गया। ये आपके पास आ गया कंसंट्रेशन। ओके, अब कंसंट्रेशन आ गया, ये कंसंट्रेशन किसका आपके पास रिमेनिंग हाइड्रोक्साइड आयंस का है, क्योंकि सॉल्यूशन में रिमेनिंग क्या बचा है हाइड्रोक्साइड आयंस। तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना आपके पास 9 10⁻⁻²। तो क्या लिख सकता है इसको मैं POH के फॉर्म में, POH का फॉर्मूला क्या है मेरे पास POH = log OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा है, इसको क्या लिख दो, ये आपको जब भी लिखना है तो क्या रखोगे आप 2 - log 9 कर दो, तो जो नेगेटिव पावर है वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। राइट, तो क्या आ जाएगा जब भी कोई वैल्यू दिया है पीएच कैलकुलेट करना है, इस टाइप से कोई वैल्यू दिया है x × 10⁻⁻⁻, तो दैट पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे y - log x।
ओके, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, उसका पावर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये लॉग में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्लस log 9, log ये कितना हो जाएगा 2 माइनस इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो गया 0.97 के अप्रॉक्स हो गया, तो कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग 03 के अप्रॉक्स, ये क्या होगा पीओएच आ गया, ये किसका आ गया पीओएच। तो अब मुझे क्या चाहिए पीएच चाहिए, तो पीएच का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पीएच प्लस पीओएच क्या 14 के इक्वल है, मेरे पास पीएच प्लस पीओएच क्या है 14 के इक्वल है। अब इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, पीएच का वैल्यू आ गया 1.03, तो 14 में से माइनस तो पीएच अप्रॉक्स कितना आ जाएगा क्लोजर टू 13, तो पीएच क्या आ जाएगा क्लोजर टू 13। अच्छा क्वेश्चन था, देखो इसमें काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके, 4 to 5 कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक क्वेश्चन। ओके, तो क्या बन जाएगा पीएच इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 को देखो क्या दिया है, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपके पास जो गिवन है क्या दिया है, when introducing catalysis at 300 Kelvin temperature, accretion energy increased by 5.57 किलोजूल पर मोल, the ratio of K2 और Q, what is RS इक्वेशन क्या होता है माइनस E अपॉन RT। तो कांस्टेंट क्या क्या दिया आपके पास, जो टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है और एक्वेशन जी गिवन है। ओके, तो मैंने इसको मान लिया K1, इसको मान लिया T1 टेम्परेचर, इसको मान लिया A1। ओके, अगर मैं K2 टेम्परेचर की बात करूं, एक्वेशन जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस E2 अपॉन क्या बन जाएगा R, तो टेम्परेचर दोनों में क्या है कांस्टेंट है, तो मुझे रेशियो चाहिए, क्या चाहिए मुझे K2 अपॉन K1 का रेशियो। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं माइनस E2 अपॉन क्या मिल जाएगा RT, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस E1 अपॉन क्या मिलेगा RT। ओके, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 1 है। ओके, तो A से कैंसिल आउट हो गया, RT से RT क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, सॉरी इसको कॉमन निकाल सकते, क्या बन जाएगा RT, क्या बन जाएगा पावर में, तो क्या बन जाएगा A से कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या मिलेगा आपको K2 अपॉन K1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्वेशन जी माइनस E अपॉन क्या होगा RT, और ये ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, क्या एक्वेशन जी ये क्या था 2 और ये क्या अपने पास 1 है, ये 2 और 1 है डिवाइड बाय RT, इसमें से कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक्वेशन है जी, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव पहले लिख दो, तो ये अपॉन क्या आ जाएगा ये 1 माइनस के लिख सकता हूँ ये 2 डिवाइड बाय क्या होगा RT कॉमन निकाल दिया, ये आ जाएगा रिलेशन, ये क्या मिल जाएगा K2 अपॉन K1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब टेकिंग एंटीलॉग बहुत साइड क्या मुझे एंटीलॉग लेना है। ओके, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। ओके, एंटीलॉग ले दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे ln K2 अपॉन क्या बन जाएगा K1, ये किसके इक्वल आ जाएगा एनर्जी E1 माइनस एनर्जी E2 डिवाइड बाय क्या होगा RT। ओके, अब ये दिया है इंक्रीज बाय किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है एनर्जी, ये दिया है 5.75, इसका डायरेक्ट वैल्यू दिया 5.75 किलो जूल। ओके, किलो जूल में गिवन है, और टेम्परेचर कितना दिया आपके पास 300 केल्विन दिया, आर का जो वैल्यू है वो आर का वैल्यू कितना है आपके पास जूल में 8.31। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ रहा है इसमें, क्या आ जाएगा ln का वैल्यू किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, ln को लिख सकता हूं 2.303 log 10 बेस 10। ओके, ये क्या बन जाएगा आपके पास 2.303 log 10 बेस K2 अपॉन क्या आ जाएगा K1, और ये कितना आ जाएगा 5.75, इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 3। ये कितना है RT, R का वैल्यू कितना 8.31 और टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ से मुझे K1 K2 का वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर क्रॉस डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर वैल्यू कितना मिलेगा उसको देख लो, ये मिलेगा आपके पास log 10 बेस K2 अपॉन K1, ये मिलेगा 5.75 10 टू द पावर 3 और ये रहेगा 8.31 300 मल्टीप्लाई बाय 2.303। ओके, ये कितना दिया 300, ये दिया 300। ओके, इसको सॉल्व करोगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 57.5, इसको सॉल्व कर इसका वैल्यू भी कितना आ गया 57.5, तो रेशियो कितना आ गया इसका K2 अपॉन K1 का रेशियो कितना आ गया 1। अब ये लॉग के फॉर्म में मुझे इसका एंटीलॉग निकाल लो, तो एंटीलॉग कितना हो जाएगा K2 अपॉन K1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा K2 जो है अपने पास 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेट कांस्टेंट K1 के रेस्पेक्ट, तो 10 टाइम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 टाइम्स। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, 59 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 60 पे आ जाओ, 60 में क्या दिया उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 60 में देखो क्या दिया आपके पास,
क्वेश्चन 60 में गिवन है फॉर गिवन रिएक्शन रेट लॉ विल बी, और इस रेट लॉ किसे डिटरमाइन करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से। ओके, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, फर्स्ट NO प्लस Br2 गिव फास्ट इक्वेशन, ये क्या दिया है फास्ट, इसका रेशियो क्या दिया आपके पास NO/Br2 ये दिया है। सेकंड में क्या दिया आपके पास NO/Br2 फॉर्म NO टू प्रोड्यूस स्लो स्टेप, ये क्या दिया स्लो स्टेप, और यहाँ पे क्या दिया 2NO/Br। ओके, तो आपसे रेट लॉ कैसे डिफाइन होगा, ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप, तो ये फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप से रेट लॉ को डिफाइन करेंगे। तो रेट लॉ के लिए क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा NO/Br इनटू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा NO। ओके, इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब फास्ट स्टेप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखें तो कितना आ जाएगा इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का रेशियो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये Br2 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Br2, 2Br, यहाँ पे भी क्या होगा Br2। ओके, तो ये अपने पास क्या दिया है 2Br2 है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में जो मिलने वाला है, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या मिलेगा आपको NO इनटू क्या मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ओके, अब इक्वेशन मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट में आपको मुझे NO/Br2 का वैल्यू चाहिए। NO/Br2 के लिए सकता हूँ इसको मैं K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ओके, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO/Br2 के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड दे दिया हमने, क्या दिया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। ओके, जब पुट करेंगे तो देखो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, NO की जगह ले सकता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट में NO/Br की जगह ले सकता हूँ K इनटू NO इनटू Br2। ये क्या मिलेगा आपको, रेट कांस्टेंट K, इसको K डेज मान लिया तो K डेज इनटू क्या मिलेगा NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, क्या मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO रिमेनिंग बचा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट पहले से क्या था मेरे पास K था। ओके, तो K डेज को K डबल डेज मान दिया रेट कांस्टेंट, क्या मिलेगा K डबल डेज। अब यहाँ पे NO है, यहाँ पे भी क्या NO, तो NO का ऑर्डर क्या आ जाएगा, NO का ऑर्डर कितना आ जाएगा इसमें 2, और Br2 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा NO के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, और Br के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा फर्स्ट, टोटल ऑर्डर ऑपरेशन क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रेशियो। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, किया जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो 60 का क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया, अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 में आपके पास दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन ए टू बी। ओके, इसने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन, क्या है इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिलेशन, क्या है ऑर्डर ऑफ रिलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर के रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया T0 टाइम पे, आपके पास दिया है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज गिवन, कितना दिया है 0.01 मोलर, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया, R का वैल्यू कितना दिया आपके पास 20 × 10⁻⁻5, मतलब कितना हो गया 2 × 10⁻⁻4, R का वैल्यू गिवन है। ओके, आपसे पूछा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, क्या पूछा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन विल बी T, आप फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है T आप। ओके, सबसे पहले रेट लॉ बताओ, फर्स्ट स्टेप में रेट लॉ, हाउ टू कैलकुलेट रेट लॉ, R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितना हो गया 1, R का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻⁻2, तो K फाइंड आउट कर सकता हूँ, और कंसंट्रेशन कितना दिया 0.01, इसका मतलब कितना हो गया 10⁻⁻2, -2 पावर कैंसिल, तो 2 × 10⁻⁻2 की फाइंड आउट किया रेट कांस्टेंट। ओके, रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन के लिए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट T आप, क्या मिलेगा 0.693 डिवाइड बाय क्या मिलेगा T आप। ओके, तो वैल्यू सॉल्व कर लो इसको, 0.693 और क्या जाएगा 2 × 10⁻⁻, कितना हो गया -2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2, तो क्या बन जाएगा 63.2, तो अप्रॉक्स कितना हो गया अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 30 सेकंड के क्लोज है, तो क्या आ जाएगा आंसर इज 30 सेकंड। ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 को देखेंगे, ये हो गया 61, तो क्या आ जाएगा 30 सेकंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 61 का बी ऑप्शन। ओके, अब 62 को देखो, 62 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 62 में आपके पास गिवन है आपको
कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टी हाफ टाइम पीरियड. व्हाट इज टी हाफ टाइम पीरियड? 1/4 टाइम पीरियड. दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स कि आपने जो भी कंसंट्रेशन लिया इनिशियली, ये अपने पास क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है. अब इसके 1/4 पोर्शन रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब आपने सीटी कंसंट्रेशन चाहिए, इसको मैंने बोल दिया टी हाफ 1/4 टाइम पीरियड. मतलब आपने जो भी कंसंट्रेशन लिया था उसमें कितना रिड्यूस करना है? 1/4. तो इसका एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा? 4. तो क्या मिलेगा? 4C0 माइनस C0. तो क्या मिलेगा? 3C0/4. इसका मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने लिया था उसका 25% रिड्यूस हो गया. यहाँ पे कितना बचा है? 75%. और इनिशियल ने कितना लिया था? 100%. तो रिड्यूस कितना हो गया? 25%. तो जो भी आपने कंसंट्रेशन लिया है उसका 25% रिड्यूस होने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? 1/4 टाइम पीरियड. हाफ का मतलब क्या है? जो भी आपने कंसंट्रेशन लिया उसका हाफ रिड्यूस होने में टाइम क्या होगा? हाफ टाइम पीरियड. ओके, ये मिल जाएगा 3C0/4. ओके, अब आपके पास जो गिवन है वो रिलेशन लगा दो इसमें. फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन क्या है इसमें? 2.303. इधर क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम पीरियड. इधर क्या मिल जाएगा? log C0. C0 कंसंट्रेशन कितना है इनिशियल में और ये कितना है? CT कितना है? C0/4. ओके, ये फॉर्मूला क्या होता है? C0/CT है. तो CT का वैल्यू आ गया, C0 का वैल्यू भी आ गया. अब C0 से C0 कैंसिल आउट कर तो इधर क्या मिलेगा आपको? log 4/3. अब log 4/3 को सॉल्व कर लो तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? log 4 माइनस क्या लिख सकता हूँ? log 3. ओके, log 4 का वैल्यू कितना है? 0.6020. log 3 कितना है? 0.47. अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0. माइनस कर दो कितना हो गया? 0.13 के अप्रॉक्स. ये 50 तो 0.13. अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो क्या मिल रहा है? 2.303. इधर क्या मिलेगा? T 1/4 टाइम पीरियड और ये कितना मिलेगा? 0.13. तो कैलकुलेट कर लो. तो टी हाफ रिलेशन क्या आ रहा है? टी हाफ रिलेशन, इसको मल्टीप्लाई करो. इसका मतलब कितना रिड्यूस करना है इसको? अप्रॉक्स. तो अप्रॉक्स कितना हो गया? 0.29 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? की. आंसर क्या आ जाएगा? 0.29/k. तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका है. तो कितना हो गया? 0.29/k. इसका आंसर ये रिलेशन मिलेगा आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 63 में क्वेश्चन नंबर 63 में आपके पास गिवन है which of the following graph is correct. okay, according to Fredolic adsorption isotherm, what is formula? x is equal to x by m इसका इक्वल है k into t की पावर क्या है? 1/n. रिलेशन मेरे पास Fredolic के अकॉर्डिंग. अब बहुत साइड log से मल्टीप्लाई करो. ओके, ये क्या मिल जाएगा? log x by m किसके इक्वल मिलेगा? log k. ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा? log 1/n के लिख सकता है इसको मैं log p. फॉर्मूला अपने पास क्या है? log m की पावर n क्या बन सकता है? log n log m के इक्वल लिख सकता है. पावर क्या होगी? सामने आ जाएगी, log p के फॉर्म में आ जाएगा. ओके, अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया आपके पास वो y एक्सिस इधर लिया है और x इधर लिया है. ओके, y पे क्या लिया है? log x by m लिया है, log x by m. और x एक्सिस पे क्या है? log p लिया है. क्या लिया है x एक्सिस पे? log p. ओके, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? इसको कंपेयर करो y. इधर क्या हो जाएगा? mx प्लस क्या होगा? c. इंटरसेप्ट log k के इक्वल है. पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव. इसके इक्वल log k के इक्वल. अब स्लोप क्या है इसका? पॉजिटिव है. तो कैसे ग्राफ जाएगा? इस टाइप से जाएगा. स्लोप का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 1/n के इक्वल. x एक्सिस पे क्या है? log p लिया, log p. ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो फिर का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया उसको देखो. में दिया है the amount of electrolyte required to coagulation of silver chloride colloidal solution. What is coagulation? होगा precipitation. What is silver chloride is negatively charged. ये क्या है? negatively charged सोल है. ओके, इसको coagulate करना है. क्या करना है इसको? coagulate का मतलब precipitate बनाना है, PPT फॉर्म करना है. ओके, तो अगर नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल बनाना है. दैट मींस क्या है? इसको न्यूट्रल बनाना है मुझे. PPT का मतलब क्या है? न्यूट्रल फॉर्म बनाना है. मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? पॉजिटिवली चार्ज ऐड करना पड़ेगा. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा? न्यूट्रल. तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतनी जल्दी क्या बनाएगा? इसको प्रेसिपिटेट बना देगा, कोआगुलेट इजीली कर देगा. सभी में देखते हैं चार्ज कितना कितना है. सोडियम पे +1 चार्ज है, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है? +3. और बेरियम पे चार्ज कितना है? +2. ओके, तो अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन इसको प्रेसिपिटेट बनाएगा? एल्युमिनियम, क्योंकि मोर चार्ज. उसके बाद क्या बनाएगा? बेरियम. उसके बाद क्या बनाएगा? सोडियम.
बट वहाँ पे क्या पूछा अमाउंट, अगर इस पे ज़्यादा चार्ज है इसका मतलब क्या है, इसका लेस अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा, लेस अमाउंट में ही क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज होने से प्रेसिपिटेट बना देगा। तो आपसे पूछा अमाउंट किसका ज़्यादा होगा, अमाउंट ज़्यादा किसका रिक्वायर्ड होगा, लेस चार्ज का। तो आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम, अमाउंट के फॉर्म में पूछा है, तो फिर क्या आ जाएगा बेरियम, और फिर क्या आएगा एल्युमिनियम, क्योंकि जिसपे ज़्यादा चार्ज है वो लेस अमाउंट में क्या कर देगा, उसका प्रेसिपिटेट बना देगा, इसका लेस अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। इसका अमाउंट क्या चाहिए मुझे, लेस अमाउंट, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट किसका रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा चार्ज वाले का लेस अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, और जिसपे लेस चार्ज है, इसपे लेस चार्ज है उसका अमाउंट क्या रहेगा, मोर अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, उसका क्या रिक्वायर्ड होगा, मोर अमाउंट। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 64 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस आफ्टर सम टाइम।